नमस्कार साथियों, ज्ञान समाचार के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। PYQ सीरीज़ में आज हम लोग एक नए विषय यानी मध्यकालीन इतिहास के विगत वर्षों के आए हुए प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग भारत में मुस्लिम आक्रांताओं यानी मुस्लिम आक्रमण के इतिहास के बारे में देखेंगे और उनसे संबंधित सवालों को एक एक करके लगाएंगे। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में, 670 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 570 ईस्वी में। देखिए, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का सऊदी अरब में हुआ था। ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे और इसी कारण मक्का जो है वो मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। इनकी मृत्यु की बात करें तो 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, मक्का कहाँ है? सीरिया, इराक, ईरान या सऊदी अरब में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। देखिए, मक्का सऊदी अरब में स्थित है और यह इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र शहर है जहाँ पे पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था यूनानियों ने, रोमवासियों ने, चीनियों ने या अरबों ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबों ने। देखिए, अरबों ने सर्वप्रथम हिंद यानी भारत की जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। वहीं ईरानियों की बात करें तो इन्होंने हिंदुस्तान कह करके भारत को संबोधित किया था। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले या दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष रखा गया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा अरब। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष में हुआ? 647 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में, 711 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 711 ईस्वी में। देखिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था, परंतु वह पराजित हुआ था और मारा गया था। भारत पर सफल मुस्लिम आक्रमण जो पहला था वो 612 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। यह आक्रमण इराक के हाकिम अल हज्जाज के आदेश पर किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 611। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? 713 में, 716, 712 या 719 ईस्वी में? तो इसका आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारी संघर्ष के बाद सिंध पर विजय प्राप्त की थी। उस समय सिंध पर हिंदू शासक दाहिर का शासन था। अरबों की इस सिंध विजय की प्रामाणिक जानकारी अरबी ग्रंथ चचनामा से हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गोरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था और ये आक्रमण जो हुआ था वो 712 ईस्वी में खलीफा अल वालिद के शासनकाल में हुआ था। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे गजनी के, गोर के, अरब के या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरबवासी थे ये। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण अरब के मुसलमानों ने किया था। ये पहला प्रयास 636 ईस्वी में खलीफा उमर के समय बम्बई के निकट कुट ठाणे पर हुआ था, जो पूर्णतः असफल रहा। पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर किया गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा अरब। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम था तुर्क, मंगोल, अरब
या तुर्क अफगान? आंसर हो जाएगा अरब। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम एक अरब निवासी था। वह इराक के शासक अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों ही था। सिंध पर आक्रमण के समय उसने कुशलतापूर्वक सिंध को 712 ईस्वी में और मुल्तान को 713 ईस्वी में जीता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? देवल, अरोड़, लोदवा या बाड़मेर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरोड़। चचनामा के अनुसार 6वीं 7वीं शताब्दी में सिंधु देश यानी सिंध की राजधानी अरोड़ थी। यह पुस्तक सिंध के चच राजवंश के इतिहास और अरबों द्वारा सिंध विजय का विस्तृत वर्णन हमें करती हुई दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है चचनामा का फ़ारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? नूरुद्दीन मोहम्मद औफ़ी के द्वारा, शम्स ए सिराज के द्वारा, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी। देखिए, चचनामा जो है वो मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई थी, जिसके मूल लेखक अज्ञात हैं। वहीं इसका फ़ारसी भाषा में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी के द्वारा किया गया था। इस पुस्तक का फ़ारसी से अंग्रेजी में पूर्ण अनुवाद 1900 ईस्वी में मिर्ज़ा कालिच बेग ने किया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन, महमूद, सुबुक्तगीन या इस्माइल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पतगीन। देखिए, गजनी राजवंश जिसे यामनी वंश भी कहा जाता है, इसके संस्थापक थे अल्पतगीन। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाई थी। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू राजवंश का शासन था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कथन कारण है, जिसमें हमें सही कूट का चयन करना है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, ये एकदम सही है। दूसरा, वे भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, ये गलत है। इसमें कथन केवल सही होगा, यानी ए सही है और आर गलत होगा। व्याख्या देख लेते हैं। कथन इसलिए सही है ए, क्योंकि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कारण गलत है, उसके इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र धन संपदा को लूटपाट करना था और भारी मात्रा में यहाँ से जो स्वर्ण सामग्रियाँ ये सब थीं, उन्हें अपने देश वापस ले जाना था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? धंग, विद्याधर, जयशक्ति या डंग? आंसर होगा विद्याधर। देखिए, चंदेल शासक विद्याधर महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 1020 ईस्वी में हुआ था। विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए रात्रि के अंधकार में अपनी सेना हटा ली थी, जिससे युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था। वह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? आंसर हो जाएगा विद्याधर। चंदेल राजा विद्याधर ने महमूद गजनवी के आक्रमण का डटकर सामना किया था। मुस्लिम लेखकों और ऐतिहासिक स्रोतों ने विद्याधर को तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निज़ामी, उतबी, फिरदौसी या चंद बरदाई? तो इसका आंसर हो जाएगा उतबी। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। गजनवी स्वयं शिक्षित था और विद्वानों का बहुत सम्मान करता था। उतबी ने किताबुल यामनी अथवा तारीख़ यामनी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा उतबी। पढ़ने से पहले अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो विगत क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए हैं उससे संदर्भित
है यहाँ पे रिवीजन। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का यानी सऊदी अरब में हुआ था और मृत्यु उनकी 632 ईस्वी में हुई थी। इसीलिए मक्का को इस्लाम का पवित्र स्थल के रूप में हम जानते हैं। भारत के नामकरण की बात करें तो हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग अरबों ने किया, वहीं हिंदुस्तान शब्द ईरानियों ने और इंडिया शब्द यूनानियों ने भारत के संदर्भ में प्रयोग किया है। प्रथम अरब आक्रमण की बात करें तो पहला आक्रमण असफल आक्रमण जो हुआ था वो 636 ईस्वी में थाने में हुआ था। वहीं अगर हम पहले सफल आक्रमण की बात करें तो ये 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब का शासक था इसके द्वारा सिंध पर किया गया। सिंध विजय 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को हराया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जिसकी हमें प्रमाणिक जानकारी चचनामा से मिलती है। वहीं चचनामा की बात करें तो ये 6वीं 7वीं सदी में सिंध की राजधानी को अरोड़ बताता है। वहीं अगर हम मूलतः ये जो रचना है वो अरबी में लिखी गई है, लेकिन इसके लेखक अज्ञात हैं। इसका फ़ारसी में अनुवाद अबू बकर कूफ़ी और अंग्रेजी में अनुवाद मिर्ज़ा कालिज बेग ने किया है। गजनी यामनी राजवंश के संस्थापक की बात करें तो वे अल्पतगीन थे। महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण करते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य केवल लूटपाट करना था और साम्राज्य स्थापना करना इनका उद्देश्य नहीं था। विद्याधर की बात करें तो ये चंदेल शासक थे और तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुए, जिसने गजनवी का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था 1019 से 1020 ईस्वी में। उतबी की बात करें तो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार थे जिन्होंने किताबुल यामनी की रचना की थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता नहीं है। पहली बात तो इसके लेखक है फिरदौसी, और फिरदौसी जो थे वो महमूद गजनवी के शासनकाल में दरबारी विद्वान थे। उनके फिरदौसी को पूर्व के तोमर की उपाधि दी गई है। वहीं अगर हम बात करें फरिश्ता की तो फरिश्ता ने तारिख ए फरिश्ता यानी गुलशन ए इब्राहिमी लिखी थी और इनका मूल नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। फरिश्ता जो थे वो पहले अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम शाह और बाद में बीजापुर के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के दरबार में थे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन डाउटफुल था। इसका आंसर होना चाहिए मोहम्मद गजनवी, क्योंकि शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शाहनामा का लेखक कौन था? उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी या बरनी? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरदौसी। देखिए, शाहनामा की रचना फ़ारसी कवि फिरदौसी ने की थी। ये महाकाव्य महमूद गजनवी के दरबार की सबसे प्रमुख साहित्यिक कृतियों में से एक है। फिरदौसी को फ़ारसी साहित्य के महानतम कवियों में से एक गिना गया है। तो आंसर हो जाएगा फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था अबू फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी या दारा शिको? तो इसका आंसर हो जाएगा अलबरूनी। व्याख्या देखते हैं इसकी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान अलबरूनी यानी अबू रेहान था। उसका जन्म 973 में खीवा यानी ख्वारिज़्म में हुआ था। उसने गणित, विज्ञान, भूगोल और दर्शन के साथ साथ संस्कृत सीखी और विष्णु पुराण व वायु पुराण का गहन अध्ययन किया था। उसने अरबी भाषा के प्रसिद्ध ग्रंथ तहकीक हिंद यानी किताबुल हिंद की रचना की थी। इस पुस्तक का पहला अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड साची और हिंदू अनुवाद रजनीकांत शर्मा जी के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? फरिश्ता, अलबरूनी, अफ़ीफ़ या इब्न बतूता? आंसर हो जाएगा अलबरूनी। महमूद गजनवी के साथ भारतीय अभियानों के समय अलबरूनी उसके साथ भारत आया था। वह मात्र एक इतिहासकार नहीं था, बल्कि उसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, चिकित्सा इनका भी व्यापक ज्ञान था। उसने 11वीं शताब्दी के भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का सजीव चित्रण किया। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा अलबरूनी।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अल बरूनी भारत में आया था 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में या 12वीं शताब्दी में। इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। देखिए, अल बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया। इस काल में उसने कई वर्षों तक भारत में रहकर ब्राह्मण विद्वानों से संपर्क स्थापित किया और इसी दौरान उसने भारतीय ज्ञान विज्ञान और संस्कृति को करीब से समझा। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आंसर हो जाएगा अल बरूनी। देखिए, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था अल बरूनी। इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 14वीं सदी में भारत आया था। और अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के काल यानी बलबन से लेकर तुगलक तक के प्रसिद्ध कवि हुए। तो अगर हम कालक्रम की बात करें तो अल बरूनी जो हैं वो 11वीं सदी के हैं, इब्न बतूता 14वीं सदी के हैं और अमीर खुसरो 13वीं से 14वीं सदी के मध्य के हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है। तो हमें गलत कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, ये सही कथन है। वह संस्कृत का विद्वान था, ये भी सही है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, ये भी सही है। पहला ही गलत होगा क्योंकि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। अल बरूनी धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं थे, उनका दृष्टिकोण इस्लामी मान्यताओं से प्रभावित था। यद्यपि उसने भारतीय धर्म और दर्शन का निष्पक्षता से अध्ययन तो किया था, लेकिन वह पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष नहीं था। अन्य 3 विकल्प की बात करें तो वह संस्कृत और त्रिकोणमिति का ज्ञाता था और उसका ग्रंथ 11वीं सदी के भारत का प्रामाणिक स्रोत के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। भीमराज प्रथम, भीमदेव, मूलराज या जय सिंह सिद्धराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमदेव प्रथम। देखिए, महमूद गजनवी ने 1025 से लेके 1026 के मध्य में सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है वहाँ पर भयानक आक्रमण करके अकूत संपत्ति लूटी थी। उस समय वहाँ के शासक थे भीमदेव प्रथम जो कि 1022 से 1063 ईस्वी के मध्य में वहाँ शासन करते हैं, जो आक्रमण के समय भाग गए थे। गजनवी के वापस लौटने के बाद भीमदेव प्रथम ने ही सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमदेव प्रथम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। अब हमें सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं उनका चयन करना है। तो 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से हमें सही कथनों का चयन करना है और सही कूट का हमें उत्तर देना है। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, ये सही है क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंगों मंदिरों में से एक माना जाता है, पहला माना जाता है। दूसरा, अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है, ये कथन भी बिल्कुल सही है क्योंकि अल बरूनी के यात्रा वृत्तांत में इस मंदिर का स्पष्ट उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तीसरा, सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के द्वारा की गई थी, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वर्तमान जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी, ना कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा। तो इस प्रकार कथन 3 गलत होगा, आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 और 2 दोनों सही। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह या अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। देखिए, महमूद गजनवी ने अपने शासनकाल में विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के यानी दिरहम जारी किए। इन सिक्कों के ऊपरी यानी अग्रभाग पर
अरबी भाषा में कलमा और टकसाल का नाम अंकित होता था। सिक्कों के दूसरे पृष्ठभाग पर संस्कृत की भाषा यानी देवनागरी लिपि में अव्यक्मेक मोहम्मद अवतार नृपति महमूद जैसा लेख उत्कीर्ण हमें देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? जलालुद्दीन मंगबरनी, गजनी का महमूद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और चंगेज़ खां। तो आंसर हो जाएगा इसका शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। देखिए, मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में उत्तर भारत को जीता, जिस युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। वहीं अगर बात करें तो 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी को पृथ्वीराज चौहान से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं 1192 की इस विजय ने भारत में केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी। तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? भीमदेव द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद या पृथ्वीराज द्वितीय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमदेव द्वितीय। देखिए, 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक चालुक्य वंशी मूलराज द्वितीय या भीमदेव द्वितीय थे। उसकी वीर माता नायका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का कड़ा मुकाबला किया गया। इस युद्ध में गोरी बुरी तरह पराजित हुआ था, जो भारत में उसकी पहली पराजय थी। तो आंसर हो जाएगा भीमदेव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का युद्ध द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194 या कन्नौज का युद्ध 1194? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध 1194। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित कर मार डाला था। चंदावर जो है वो वर्तमान उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद ज़िले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? अभी हम लोगों ने देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा जयचंद। जयचंद को 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी के द्वारा पराजित किया गया था। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में हराया गया था। भीम द्वितीय ने 1178 में गोरी को हराया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? आंसर है जयचंद। इस विजय के बाद मोहम्मद गोरी का उत्तर भारत के एक बड़े भूभाग पर अधिकार हो गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका जयचंद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने के पहले रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। शाहनामा जो रचना है वो फिरदौसी के द्वारा की गई थी और ये महमूद गजनवी के दरबारी विद्वान थे और इन्हें पूर्व का होमर की संज्ञा दी जाती फिरदौसी को। तारीख़ फरिश्ता जो है वो मोहम्मद कासिम हिंदू शाह यानी फरिश्ता के द्वारा रचित रचना है। अलबरूनी 11वीं सदी में गजनवी के साथ भारत आते हैं और किताबुल हिंद के ये लेखक हैं। इसमें पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुस्लिम विद्वान के रूप में ये जाने गए। और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि ये धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं थे। महमूद गजनवी के प्रमुख कार्यों की बात कर लें तो सोमनाथ में आक्रमण ये 1025 से 1026 ईस्वी के मध्य करते हैं और उस समय वहाँ के शासक थे भीमदेव प्रथम और इन्होंने ही बाद में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। महमूद गजनवी की जो मुद्रा है उसमें एक तरफ अरबी और दूसरी तरफ संस्कृत देवनागरी लिपि में लेख हैं और चांदी के सिक्के इनके द्वारा जारी किए गए थे। मोहम्मद गोरी के प्रमुख युद्धों की बात कर लें तो 1178 ईस्वी में गुजरात में नायका देवी व उनके पुत्र भीमदेव द्वितीय ने गोरी को आबू पर्वत के पास हराया था और ये मोहम्मद गोरी की पहली हार थी।
1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हराया। वहीं 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज को हराया और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। और चंदावर की बात करें तो ये वर्तमान फिरोज़ाबाद यूपी में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसकी बात करें तो 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और इसी निर्णायक युद्ध के बाद भारत में स्थायी रूप से मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों को इस युद्ध में जीत हासिल हुई थी। तो यही निर्णायक मोड़ होता है तराइन के द्वितीय युद्ध से। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। चंगेज खान, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और तैमूर। तो सबसे पहले आ जाएंगे पहले क्रम में महमूद गजनवी। महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करते हैं 1000 से लेकर के 1027 के मध्य। टोटल 17 बार ये आक्रमण करते हैं। दूसरे क्रम पे आएंगे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर करते हैं। तीसरे क्रम पे आएंगे चंगेज़ खां। चंगेज़ खां जो हैं वो इल्तुतमिश के शासनकाल में 1221 ईस्वी में आते हैं और उस समय इसका भय जो है वो काफ़ी रहता है इल्तुतमिश को। तो तीसरे क्रम पे चंगेज़ खां आएंगे और चौथे क्रम में आएंगे तैमूर। तैमूर जो है वो मंगोल सेना नायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो इस प्रकार इसका क्रम हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। देखिए, मोहम्मद गौरी के द्वारा जारी किए गए सिक्कों के एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। सिक्कों के दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदा हुआ था। ये सिक्के उस समय के भारतीय समाज और व्यापारिक अनुकूलन को दर्शाते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद गौरी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यल्दौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और नासरुद्दीन कुबाचा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता यानी इक्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में इक्ता प्रथा स्थापित हो गई थी। 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विविध भागों का प्रशासन संभाला था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या यल्दौज। तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। देखिए, मोहम्मद गौरी के दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल इन पर विजय प्राप्त की थी। उसने नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को तहस नहस कर दिया था। 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य उसने बंगाल पर आक्रमण किया, जहां पर शासन कर रहे थे लक्ष्मण सेन। इन्होंने बिना युद्ध किए ही ये सरेंडर कर दिया था और ये भाग गए थे। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में लूटपाट की और बाद में लखनौती को अपनी राजधानी बना लिया था। तो आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी। आंसर हो जाएगा इसका बख्तियार खिलजी। देखिए, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। ये मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने 12वीं शताब्दी के अंत में पूर्वी भारत पर सैन्य अभियान किए थे। इसके आक्रमणों ने
बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्रों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम या दरिया खान नुहानी? आंसर होगा इब्न बख्तियार खिलजी। देखिए, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। अपनी विजय के बाद इसने बिहार के क्षेत्रों को जीतकर मुस्लिम साम्राज्य के अधीन कर दिया था। इसी के सैन्य अभियानों के कारण पूर्वी भारत में तुर्क सत्ता की नींव मजबूत हुई थी। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नालंदा विहार का विध्वंसक किया था? तो आंसर हो जाएगा इसका बख्तियार खिलजी ने। प्राचीन भारत के महान शिक्षा केंद्र नालंदा विहार विश्वविद्यालय का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया था। उसने नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर दिया था। ये घटना भारतीय शिक्षा और संस्कृति के इतिहास में एक बड़ा आघात के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे हमें कथन कारण दिए गए हैं और हमें सही कूट का चयन करना है। कथन ए कहता है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। ये सही है। कारण क्या दे रहा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी सही है, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। आइए इसकी हम लोग डिटेल में व्याख्या देखते हैं। भारत में तुर्की आक्रमण सफल रहे और इसके परिणामस्वरूप भारत में इस्लामी राज की स्थापना हुई। इस सफलता का सबसे प्रमुख कारण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और किसी शक्तिशाली व विस्तृत साम्राज्य का न होना था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान और तुर्कों की श्रेष्ठ सैन्य रणनीति भी इसकी सफलता के कारण थे। अतः कथन कारण दोनों सही हो गए और कथन की सटीक व्याख्या, कारण जो है वो कथन की सटीक व्याख्या करता है। अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन एक बार। तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 में हुआ था, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और यही भारत में स्थायी मुस्लिम शक्ति की स्थापना का एक पॉइंट बना। आक्रमणों के कालक्रम की बात करें तो पहले महमूद गजनवी आए 1000 ईस्वी में, फिर आते हैं मोहम्मद गोरी 1175 ईस्वी में, फिर आते हैं चंगेज़ खान 1221 में और तैमूर 1398 में। ये कालक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्कों की बात करें तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर कलमा अंकित हमें देखने को मिलता है। प्रथम अक्ता या इक्ता की बात करें तो मोहम्मद गोरी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया गया था प्रथम इक्ता। बख्तियार खिलजी जो थे वो बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता और तुर्क सत्ता के वास्तविक संस्थापक के रूप में माने गए बिहार में। बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला विहार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी के समय बंगाल का शासक लक्ष्मण सेन था और राजधानी नदिया बनाई और फिर वो ट्रांसफ़र करके लखनौती कर दी गई थी। तुर्की सफलता का मुख्य कारण उत्तर भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और तुर्कों की श्रेष्ठ सैन्य रणनीति व संगठन था। तो इस प्रकार हम लोगों का आज का मेडुअल हिस्ट्री PYQ का सेशन कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करें। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF है, आप डाउनलोड करें और रिवीजन करें। वीडियोस हैं, आप रिपीट मोड में वीडियोस को देखें तो जिससे आपका रिवीजन होगा और जो आपके अगली परीक्षा में एक बेस की तरह काम करेगा। धन्यवाद।